तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन जो है कल का कंटिन्यूएशन है। मैं कल हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कुछ साथियों ने सवाल साझा किए थे, उन पर डिस्कशन कर रहे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाएँगे। सदन कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? वाह! बहुत बढ़िया, पहुँच रही है बोल रहे हैं। मोनालिसा जी पहुँच रही बोल रहे हैं ना? वाह! ये हुई ना बात। आवाज़ अच्छे से पहुँचनी चाहिए, बाकी चीज़ें एक बेहतरीन शक्ति आपके पास है, वो है श्रवण शक्ति। बचपन में याद करिए, वो सभी चीज़ें हमने जो अमिट तरीके से सुनी हैं और अभी तक याद है, वो है श्रवण शक्ति का हमने भरपूर उपयोग किया है। जब छोटे थे, ठीक से समझ नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें सीखी हैं, वो कौन-सी शक्ति से सीखे हैं? हाँ जी, फूलचंद जी, कौन-सी शक्ति से सीखे हैं? वो सारी चीज़ें हम सीखे हैं श्रवण शक्ति से। और अगर वही बच्चा हम बने रहते हैं, लोग बोलते हैं ना बच्चे बने रहिए, सीखते रहेंगे, तो वो श्रवण शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। अगर आपके कान में कोई बात गई है और वो सही जगह स्थापित हो गई है, तो फिर वो अमिट हो जाता है। आप अपने बचपन को याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सीखे हैं और जो बचपन में सीखे हैं, वो अंतिम साँस तक रहेगी आपके साथ। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल के सेशन को आगे बढ़ाएँगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथियों का कल एग्ज़ामिनेशन था। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्ज़ामिनेशन था। दोनों बैंकों के साथियों ने सवाल साझा किए हैं। तो जो सवाल साझा किए हैं, उनमें हम आज चर्चा करेंगे। ऑफ़िस असिस्टेंट से जो ऑफ़िसर कैटेगरी के एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसके कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। कल 25 सवाल चर्चा किए थे और हो सकता है 25 में से 5 सवाल नए आए हों और 20 सवाल जो हैं पुराने हों। आज के सेशन में देखेंगे कि कैसे-कैसे सवाल आए थे कल के एग्ज़ामिनेशन में और हमारे साथियों ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया। तो लिए चलता हूँ आपको सवाल के पर, लेकिन उसके पहले जैसा कि आपने गाना सुने, प्रेम से बोलो प्यारे राधे कृष्णा, प्रेम से बोलो प्यारे राधे कृष्णा। वाह, वाह, वाह! अच्छी लगी? अच्छा लगा सदन जी, गाना अच्छा लगा? हाँ जी, कोई साथी नहीं आवाज़ कर रहा है आज? माइक बंद है सबका? हाँ जी, मोनालिसा जी अच्छा लगा गाना? जी सर, जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा। जी, नमस्ते। हाँ, देखो मैं नमस्कार आपको सर। नमस्ते जी, सदन जी, सर कैसे हैं आप आप? सर आपकी आवाज ही ऐसी लगती है सर कि एक नई ऊर्जा मिलता है। आप जितने बार एक बात को रिपीट कर देते हैं, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि श्रवण शक्ति के बारे में, ओ सच्चाई सर वो याद आ गया कि जितना पढ़ के नहीं याद होता है और कहानी के तौर पे अगर सुन लेते हैं तो रियल में सर ज्यादा याद हो जाता है। तो वाह! सच बात है सर, आपका एक अनुभव है वो सीखने योग्य है। बैंकिंग तो एक अलग बात है सर। आप एक एक वर्ड को इस वे में बात करते हैं, वो बैंकिंग से हटके वाला वर्ड है सर, वो भी सीखने योग्य बात वर्ड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सदन जी और बोलने सर का प्रयास करिए जी जी क्योंकि जो चीज़ सीखे हैं, जी जी। उसको जैसे ना बाँसुरी वादक कैसे बढ़िया बाँसुरी से धुन निकालता है, हमको कितना आकर्षित करता है। कोई भी हाँ, संगीत के जो भी वाद्य यंत्र हैं, उनमें किस तरह से महारत हासिल होता है, उसमें से संगीत आता है और सामने का जी मन मोह लेता है। ठीक उसी जी। तरह का एक वाद्य यंत्र आपके अंदर भगवान ने दिया है, वो है आपका वाणी शक्ति। आपके हम्म, मुखारविंद से निकली हुई हर एक चीज़ अरे एक वाह, क्या व्यक्ति बात को जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको सुनाया ना गाना, प्रेम से बोलो प्यारे राधे कृष्णा, प्रेम से बोलो प्यारे राधे कृष्णा। है ना? कितना अच्छा लगा ना आपको? है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, उनका स्मरण ज़रूर करना चाहिए। बाकी बिल्कुल। आप
जो काम कर रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें करते रहिए, लेकिन डेली सीखने का आदत करिए। आज सवाल आगे बढ़ाता हूँ। सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है, और सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ बीई। सदन जी, ये क्या है सीईओ बीई, थोड़ा जानते हैं कुछ? जी सर। हाँ, बताइए जरा हमारे साथियों को। सीईओबी जो है सर, हाँ। वो है जो पायरेटी सेक्टर में जो हम देखते हैं ना, हाँ जी। क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। हेलो। ये क्या चीज़ है, थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएंगे? वीडियो देखे होंगे तो आपको दिखा होगा। जी सर, एनबीसी और सीईओबी जो है सर पायरेटी सेक्टर में, है ना, हाँ हाँ। उसी के सर रिगार्डिंग में ये कॉन्सेप्ट है, सीईओबी, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। हाँ, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है ये। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर मतलब ऐसा एक्सपोजर जी जिसका जिक्र बैलेंस शीट में नहीं किया गया है, बैलेंस शीट में नहीं है। बैलेंस शीट में जिक्र उसी का किया जाता है जी। जिसका हम पैसा दिए दिए रहते हैं या पैसा लिए रहते हैं, वो बैलेंस शीट में जिक्र हुआ रहता है। 1 मिनट, थोड़ा प्रतिक्रिया कर। तो मैं कह रहा था कि क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, और एक होता है एएनबीसी जिसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। जी एडजस्टेड सर। नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर मतलब ऐसा एक्सपोजर जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। और ऐसा एक्सपोजर क्या हो सकता है? बैंक गारंटी। बैंक गारंटी। ऐसा एक्सपोजर क्या हो सकता है? बैंक गारंटी हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, या एक्सेप्टेंस, को एक्सेप्टेंस हो सकता है। ये सारे ऐसे हैं जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होते हैं, जिसका फंड हम नहीं दिए रहते हैं पार्टी को, किसी को, और वादा किए रहते हैं वचन पत्र में कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई तो आप हमसे पैसा ले लेना। जब पैसे देंगे तो उसको बैलेंस शीट एक्सपोजर में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। बराबर है सदन जी, समझ में आ गया? सर। जी चलिए। सर। तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट तय करने में और उनके टारगेट निर्धारण में लगता है। एएनबीसी आर सीईओबीई व्हिच एवर इज हायर। अगला एक सवाल बार सर टारगेट, टारगेट सर, अच्छा हाँ, सवाल चल रहा है, ओके सर, ठीक है। हाँ, टारगेट के बारे में बहुत सवाल आए हैं। मतलब ये मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के हमारे साथी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रियरिटी हम्म। सेक्टर से 5 से ज़्यादा सवाल आए हैं। 6 सवाल आए अच्छा। हैं। कल के सेशन में भी आपने देखा होगा, और आज के जी। सेशन में भी आगे देखेंगे कितने सवाल आए हैं। दूसरे सवाल पे लिए चलता हूँ आपको। सवाल नंबर 27। व्हाट इज द सीजीटीएमएससी मैक्सिमम रिवाइज स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ कवरेज? तो सीजीटीएमएससी कवरेज जो है, ये हमारे एक साथी बताएंगे। हाँ जी, मोनालिसा जी, सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म क्या है? ये सीजीटीएमएससी के बारे में इंटरव्यू में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। क्या है ठीक है। सीजीटीएमएससी? ये होता है क्रेडिट क्रेडिट गारंटी हम्म। ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट के जो स्कीम के अनुसार जो बैंक क्रेडिट देते हैं उस पर ये कवरेज प्रदान करते हैं। ओके। तो एमएसएमई सेक्टर में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए कोलेटरल फ्री लोन प्रदान करने के लिए सीजीटीएमएससी गारंटी की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार सिडबी के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। और इसका मैक्सिमम जो कवरेज है वो कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना होता है? पाँच पाँच 500 लाख या 5 करोड़ बोला जाए, है ना? और ग्रामीण बैंक के लिए कवरेज कितना होता है? नेहा जी बताएंगे। नेहा जी आए हैं आज सीआरजीबी से। 2 करोड़। जी सर, नमस्ते। नमस्ते ग्रामीण नेहा बैंक के जी। लिए 2 करोड़ है सर। अरे वाह, आपकी आवाज़ सुनने के लिए हमने आपका नाम लिया। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत प्रखरता के साथ और स्पष्टता के साथ हमारे तक पहुंचती है, हमारे साथियों तक। वाह, कितने हैं ग्रामीण बैंक में सीजीटीएमएससी?
2 करोड़ सर। 2 करोड़ है। पहले कितना था? पहले 50 लाख था सर। 50 लाख था। अभी भी आपके सर्कुलर वगैरह में 50 लाख लिखा है, क्योंकि रिवाइज नहीं हुआ बहुत सारे सर्कुलर में, लेकिन ये 2 करोड़ होगा। तो यहाँ पर जी। प्रीमियम पूछा है, प्रीमियम का स्टैंडर्ड रेट पूछा है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, जरा बताएंगे नेहा जी, क्या क्या ऑप्शन आए थे? 1.35, 1.20, ओ, यही था सर, ये सब। तो क्या उत्तर होना चाहिए फिर? मैक्सिमम कवरेज वन पूछा था। पॉइंट थ्री फाइव 1.35 ये स्टैंडर्ड रेट है। फिर उसके बाद जो होता है प्रीमियम आता है, और रिस्क के आधार पर जो एनपीए रेशियो होता है उसके आधार पर 70% का और जो प्रीमियम ऐड होता है, मतलब इसका 70% ऐड होगा और ज़्यादा, है ना। तो आपको स्टैंडर्ड रेट पूछा था, इसलिए स्टैंडर्ड रेट मैक्सिमम होगा 1.3%। आप जो कवरेज होगा उसका पर एनम इसका फीस होगा। और ये सीजीटी में से फीस कौन देता है नेहा जी, कौन पे करता है सीजीटी में से फीस? बैंक पे कस्टमर करता है, borrower पे करता है, भारत सरकार पे करती borrower है, borrower कि मोदी जी? हम्म। borrower से। borrower पे करता है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। टर्नओवर मेथड इज एप्लीकेबल फॉर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन अप टू हाउ मच रुपीज एक्सपोजर। टर्न ओवर मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में कितने रुपए तक के लिमिट में? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़? तो हमारे साथी जो हैं जवाब देंगे जरा। टर्नओवर जो मेथड है वो कितने रुपए में किए जाते हैं सेट? आपकी पॉलिसी में लिखा है ना, इसका जिक्र किया गया है। 5 करोड़ की। हाँ जी, 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ तक के प्रपोजल किए जाते हैं वो टर्नओवर मेथड में। लेकिन आपके जो पॉलिसी में देखना एक जगह जिक्र किया गया है 2 करोड़ का, है ना। और कोई साथी इसमें कोई कमेंट करना चाहेगा इसमें? सर टर्नओवर। टर्नओवर मेथड के लिए 2 करोड़ का सर है ऐसा। हाँ, टर्नओवर मेथड के लिए जो वर्किंग कैपिटल किया जाता हाँ है, कैलकुलेशन होता है, अप टू 2 करोड़ का तक होता है सर। हाँ वो है टर्नओवर मेथड एप्लीकेबल होता है 2 करोड़ दो तक के। करोड़ जी। टर्नओवर दो मेथड कैलकुलेशन करते हैं। और टर्नओवर मेथड में क्या होता है, जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर होता है उसका 25% जो है आप क्या करते हो, उसको परमिशिबल फाइनेंस जो लिमिट बना के देते हो। मतलब टर्नओवर मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है वो 2 करोड़ तक के वर्किंग कैपिटल लिमिट एसेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि टर्नओवर मेथड में क्या करते हैं, अगर ये इंडस्ट्री बैठता है तो इसके प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो होगा, प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 25% इसको कैपिटल की ज़रूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। और फिर 25% मतलब अगर मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है तो उसका 25% मतलब 25 लाख की ज़रूरत होगी। फिर हम क्या करते हैं, उसमें मार्जिन ट्रीट करते हैं। तो मार्जिन ट्रीट करेंगे तो 5% मार्जिन देगा, 20% होगा, मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उसको 20 लाख का वर्किंग कैपिटल देंगे। 5 लाख उसका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा, बारोवर मार्जिन, और 20 लाख का जो है उसको लिमिट मिलेगी वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कार्यशील पूंजी होती है जिसका इस्तेमाल उस ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब दैनिक आधार पर उस बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। बड़ा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म लोन होता है जिसमें कि मशीन और एसेट्स वगैरह बनाते हैं। और वर्किंग कैपिटल होता है रॉ मटेरियल खरीदने, रॉ मटेरियल खरीद के उसमें प्रोसेसिंग करना, फाइनल गुड आता है और बेच के फिर वापस आने तक के, ये इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। चलिए डिटेल उसके बारे में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे वीडियो भी बनाए हूँ, आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मोनालिसा जी जरा इस सवाल को पढ़िए तो सवाल क्या लिखा है? Sir, what is the personal accidental insurance coverage for diamond salary account for the first year? समझा दीजिए क्या बोल रहा है सवाल। सर, जो डायमंड सैलरी जो रेंज में आते हैं, जिनका हाँ। 50,000 से ऊपर तक की सैलरी होती है, ओके। उनको फर्स्ट ईयर में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना प्रोवाइड किया जाता है बैंक के तरफ से? कितना किया जाता है? पहले 20 लाख था सर, अभी हाल ही में दिसंबर में वो रिवाइज होके और 20 लाख का कर दिए हैं, तो 40 लाख है टोटल। ओके, तो ये एक्सीडेंटल डेथ पर होगा, ये एक्सीडेंटल डेथ पर ही मिलता है।
जी सर, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वही एक्सीडेंटल डेथ पर ही मिलता है, पर्सनल यही एक्सीडेंटल है, इंश्योरेंस। क्योंकि यहाँ पर देखो सवाल में ही लिखा है एक्सीडेंटल डेथ पर है, और इस जी पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी पर भी मिलता होगा। डिटेल क्या होता है, जितनी भी अच्छी फैसिलिटी जो आपके बैंक के साथ है उनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहिए। अगर सर्कुलर नहीं है तो जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा टाई अप है उनके अधिकारी आते रहते हैं, उनसे लेके जानना चाहिए, क्योंकि ग्राहक को पारदर्शिता के तरीके से और सही जानकारी देना भी हमारा एक फर्ज है, एक दायित्व है। तो 40 लाख रुपए ये तो आपने सही किया होगा एग्जामिनेशन में, और जब प्रमोट हो जाएंगे, ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे, तो भी ये फायदा लोगों को आप देंगे। कहीं प्रेजेंटेशन देने जाएंगे जिनकी सैलरी 50 हज़ार से ऊपर है, तो ये वो खुशी खुशी आपके यहाँ ये सैलरी अकाउंट जो है डायमंड कैटेगरी के सैलरी अकाउंट ओपन कर लेंगे, फिर वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लोन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट शुड बी रिटन विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द लोन अकाउंट। क्या ये सवाल ऐसे ही आया था कि कुछ दूसरा आया था? नेहा जी, ये सवाल याद आ रहा है आपको? क्या सवाल आया था ऐसा कुछ? जी सर, ऐसा ही आया था। ऐसा ही आया था, तो उत्तर भी बता दीजिए आप। सर कितनी? 10 डेज, 10 डेज है क्या? 10 डेज तो नहीं है, ये 15 डेज में है। अदरवाइज जो है कंपनसेशन लमसम देते हैं, है ना। कोई भी लोन क्लोज होता है तो उसके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो 15 दिनों के अंदर लौटा देने चाहिए लोन खत्म होने के बाद। अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 दिन इसका सही उत्तर है। ये पॉपुलर कैटेगरी का भी क्वेश्चन है, दूसरे बैंकों में भी आ चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेहा जी पढ़िए जरा सवाल क्या बोल रहे हैं और समझाइए जरा क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया फॉर अर्बन ब्रांचेज? अच्छा, आप अर्बन ब्रांच में काम करते हैं, सेमी अर्बन में, रूरल में, कि सेमी मेट्रो? अर्बन है सर। सेमी अर्बन में। आपके ब्रांच का कारपेट एरिया कितना होता होगा? सर आइडिया नहीं है इसके बारे में, नहीं है, कारपेट एरिया का। सर जैसे सर्कुलर में भी कुछ मुझे समझ में नहीं आया, वो मैं इसका सर्कुलर ही नहीं कहाँ मिला पे आपका लिखा तो। हुआ है? नहीं सर, इसका रूरल सर्कुलर ही नहीं ब्रांच मिला का, कि कहाँ है ऐसा। रूरल ब्रांच का 800 से 1000 स्क्वायर फीट होता है। सेमी हम्म। अर्बन का 1000 से 1200 स्क्वायर फीट होगा। और अर्बन ब्रांच का 1500 से 2000 होता है। वो सेमी अर्बन का 1200 से 1500 होता है। तो यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो 2000 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन फिर भी आपकी पॉलिसी मुझे नहीं दिखी। तो हमारे दूसरे बैंक के जो साथी जिनका एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में होगा, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो वो साथी जरा सर्कुलर मुझे प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सवाल मान के चलिए, क्योंकि पिछला हफ्ता आपको याद है ना मोनालिसा जी, अभी कोई सा बैंक का आरएमजीबी का एग्जाम हुआ था, तो जी उनमें सर, सवाल राजस्थान ग्रामीण बैंक में आया था ये सेम आया था क्वेश्चन। ना। तो उनका जी सेमी अर्बन का पूछा था शायद उनका ना, या जी सर, सेमी अर्बन। अर्बन का। आजकल ये इसलिए तो सर पूछता। इसमें भी ऐसा सेमी अर्बन कुछ ऐसा नहीं था, मुझे लगता है स्केल की ब्रांच ऐसे कुछ लिखा हुआ था सर। अच्छा, बाकी ना ऐसा स्किल थ्री नहीं होता है नेहा जी, क्योंकि आपके रूरल ब्रांच से अर्बन ब्रांच के आधार पर इसको कारपेट एरिया डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अगर अर्बन एरिया में है तो कॉर्पोरेट एरिया थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरिया में पब्लिक की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से एम्बियंस रखा जाएगा, इसलिए वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और रूरल एरिया में क्या है कि आप 4-5 गांव को कवर करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका पॉपुलेशन रहता है। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्रांचेस के जगह ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लॉकर फैसिलिटी भी होगा, कस्टमर ई लॉन्च भी हो सकता है, एटीएम भी हो सकता है, ग्राहक को बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा रहता है। और आजकल एक रेशियो भी ये कहा गया है कि जो आपका हॉल में जगह है वो पहले क्या था कि 70% आप बैंक के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या बोल दिया है, 70% जो है कस्टमर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और आप लोगों के बैठने के लिए कम होना चाहिए, 30% होना चाहिए, कस्टमर के लिए ज़्यादा टाइम, ज़्यादा जगह होना चाहिए, ऐसा करके पॉलिसी है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर स्केल 3 ब्रांच मैनेजर? स्केल 3 ब्रांच मैनेजर के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? नेहा जी जरा सवाल बताइए, ऐसा क्या आया था, इसको याद आ रहा है कुछ हाँ आपको? यही था सर, यही था, एग्जैक्ट यही। तो क्या उत्तर है आप बता दीजिए, उत्तर क्या दिया आपने? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज़ पहुंच रही है नेहा जी?
हाँ अब आ रही है सर। अब चेयरमैन होते हैं सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। यहाँ जोर से बिजली कड़की और लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया, लेकिन आवाज आ रही होगी अभी मेरी ना। चलिए, तो यहाँ पर आ रही है सर। स्केल 3 के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो है रीजनल मैनेजर होंगे, है ना। स्केल 4 नहीं होंगे, अगर आपने स्केल 4 लिखा है तो गलत हो जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होता है वो डिसीजन लेता है इनके स्केल 3 के लिए, या इनके सारी चीज़ें करेंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रीजनल मैनेजर। ऑप्शन में रीजनल मैनेजर था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन। जी सर, रीजनल मैनेजर था ऑप्शन में। ओके, अगला सवाल है, हु इज द एपीलेट अथॉरिटी फॉर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन कंप्लेंट डिसीजन। एपीलेट अथॉरिटी कौन होता है? अगर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत कोई शिकायत कोई ग्राहक जो है ओम्बुड्समैन के पास करता है, तो ओम्बुड्समैन का अगर डिसीजन आता है तो उस डिसीजन को अपील करने के लिए वो अथॉरिटी कौन है? तो आप लोग अपीलेट अथॉरिटी कौन है, क्या लिखा है आपने नेहा जी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आपने अच्छा पढ़ा है ना। और अपील कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं डिसीजन मिलने के? कुछ याद आ रहा है किसी को? नेहा जी? 1 साल के अंदर अपील कर सकते हैं सर। 1 साल? 1 साल तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गए नेहा जी। वो तो एक सर साल 1 साल बैंकिंग ओम्बड्समैन में, वो और डी अपीलेट अथॉरिटी को तो 30 डेज होगा सर। हाँ, वो कस्टमर तो रो रो के परेशान कर देगा आपको, परेशान कर देगा बैंक आकर, है ना। तो यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए 30 डेज का समय होता है। नॉर्मली बैंकिंग ओम्बुड्समैन की जो कंप्लेंट है सीधे बैंकिंग ओम्बुड्समैन नहीं जा सकता, कोई ग्राहक पहले ब्रांच में जाएगा। ब्रांच को 30 दिन का समय होता है शिकायत को सुनने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, सुलझाने के लिए। अगर बैंक 30 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान नहीं करता है, या शाखा या बैंक के शिकायत के समाधान पे ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है, तो वो ओम्बुड्समैन जा सकता है। मतलब 30 दिनों का समय पहले बैंक के पास होता है। 30 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान नहीं हुआ या शिकायत के जवाब से ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो ओम्बुड्समैन जाएगा। ओम्बुड्समैन जाने के लिए उसको 1 साल का मौका है। अगर बैंक के द्वारा जवाब नहीं दिया गया तो 1 साल 1 महीना रहता है, और अगर जवाब दे दिया गया तो 1 साल रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि आज शिकायत किया बैंक में, आज ही आपने जवाब दे दिया, जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आज से वो 1 साल के अंदर जा सकता है। लेकिन जवाब नहीं दिया तो 1 महीना 30 दिन और है उसके पास। 1 साल 30 दिन, मतलब 1 साल और 30 दिन, 11 महीना, 1 साल और 30 दिन उसके पास समय रहता है ओम्बुड्समैन जाने के लिए। ओम्बुड्समैन जाने के बाद नए ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर आपको जवाब देना जरूरी है। 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं देंगे तो एक्स पार्टी अवार्ड ओम्बुड्समैन सुना सकते हैं। और एक्स पार्टी अवार्ड्स क्या होता है कि जो भी अवार्ड दें उसमें आप अपील नहीं कर पाओगे। अपील का अधिकार आपने खो दिया क्योंकि आपने 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया। 15 दिनों में जवाब देने के लिए आपने क्या करना है कि आप उनको जवाब दे सकते हैं कि माननीय लोकपाल महोदय, फला ग्राहक की शिकायत हमारे शाखा को प्राप्त हुई है, शिकायत को हमने गंभीरता से लिया और शिकायत चूंकि अनएथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित है और इस ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं, तो हमने हमारे केंद्रीय कार्यालय को उक्त ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए पत्र लिखा है और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए निवेदन किया है। महोदय, चूंकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे दूसरे बैंकों के अकाउंट भी शामिल हैं तो इसमें समय लग सकता है, हम आपसे फाइनल जो रिजोल्यूशन होगा उसके बाद हम पुनः आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे और हमें कुछ समय देने की कृपा करें। तो ये होता है एक रिप्लाई, एंट्रीम रिप्लाई। अगर रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो रिप्लाई दे दीजिए, तो आप अपील करने का अधिकार रखते हैं। अगर रिप्लाई 15 दिनों के अंदर नहीं देंगे तो एक्स पार्टी अवार्ड दे सकता है, और एक्स पार्टी अवार्ड देगा तो फिर आप उसको अपील नहीं कर सकते। अब होता है 15 दिनों के अंदर जवाब देना है, लेकिन 30 दिनों के अंदर रिजॉल्व करना है। 30 दिनों के अंदर रिजॉल्व नहीं किए तो
वो 13(1) नोटिस जारी करते हैं, फिर उसके बाद एडवाइजरी जारी करते हैं, फिर उसके बाद अवार्ड जारी कर सकते हैं। ज़्यादातर बैंक में ये एडवाइजरी जारी करने के बाद के अंदर ही आप जो है पेमेंट कर देते हैं। तो अगर एडवाइजरी जारी हुआ और पेमेंट कर दिए और डिसीजन आ गया उसका, तो डिसीजन को मिलने के 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकते हैं और अपीलेट अथॉरिटी होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। अब अपील करने के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के पास भी एक ऑप्शन है कि रेगुलेटेड एंटिटीज का कोई भी अपील नहीं करेगा, है ना। कौन करेगा? हाँ जी, मोनालिसा जी, आप इसको पढ़ें स्कीम को। अगर बैंक अपील करना चाहती है, कस्टमर अपील करना चाहता है, तो वो 30 दिन के अंदर कर सकता है, लेकिन बैंक अपील करेगा तभी जब बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रूवल देगा तब। और आरआरबी के केस में मैं जो आपके चेयरमैन हैं वो परमिशन देंगे तब आप अपील करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपको क्या करना होता है, वहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी है। अभी मेरी आवाज़ आ रही क्या? मैंने ये इंटरनेट शिफ्ट किया है, मेरी आवाज़ आ रही तो कोई साथी बता दें। आ रही है सर। आ रही है, ओके। अभी नेट शिफ्ट किया है, अगर आवाज़ नहीं आई तो कोई माइक ऑन करके बता दीजिएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ पर लाइट का एक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नेहा जी पढ़ दीजिए, सवाल क्या है देखिए तो। What is the target for priority sector for small and marginal farmer? हाँ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या होता है नेहा जी, थोड़ा बताइए जरा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं? होल्डिंग लैंड सर 1 हेक्टेयर तक का है तो मार्जिनल फार्मर, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक है तो स्मॉल फार्मर। ओके, बहुत बढ़िया। मार्जिनल फार्मर का होता है सीमांत किसान, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है तो उसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और स्मॉल फार्मर जिसको लघु किसान, मतलब ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। ऐसे किसानों को बढ़ावा देने के लिए, उनके पास एक ही आय का साधन होता है, छोटे किसान हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, वित्त पोषण करने के लिए एक टारगेट डिसाइड किया गया है कि प्रियोरिटी सेक्टर में इनको इतना, जो कम से कम इतना परसेंट जो करना है। तो आप सभी साथी इसको सही किए होंगे। क्या क्या इसका उत्तर दिए हैं नेहा जी आपने? 10% सर। 10% ऑफ ANBC आर CEOB व्हिच वी रिसायर, मतलब 10% जो है उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को करना है। नॉर्मली एग्रीकल्चर को 18% करते हैं और उनमें से 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को करेंगे टारगेट पूरा करने के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी क्लोज विद इन हाउ मेनी डेज? कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट जो है कितने दिनों में क्लोज हो जाना चाहिए? टाइमलाइन क्या है कॉन्करेंट ऑडिट के लिए? कोई साथी जानता है तो बता देंगे। विनोद जी, विनोद जी हैं क्या? आज नहीं है। चलिए, कॉन्करेंट ऑडिट का, days. हाँ जी, 15 days है सर। 15 दिन 60. में, 15 दिन में, 60 पंद्रह, सर. 60? नहीं नहीं नहीं, 7 दिन के अंदर सर। 7 दिन के अंदर? 15 दिन सर। 15 दिन के अंदर कंप्लायंस किया जाता है, 30 डेज के अंदर क्लोज किया जाता है। कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट क्या मंथली होता है, इसीलिए वो जो है 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करता है, 15 दिन के अंदर कंप्लायंस होता है, 30 दिन के अंदर क्लोज होता है। इतना ये याद कर लीजिए। और जो 60 डेज कह रहे हैं, वो 60 डेज होगा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का क्लोजर है। और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के क्लोजर में क्या, 30 डेज कंप्लायंस का मिलता है और 60 डेज जो है उसको क्लोजर का मिलता है। यहाँ पर कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस 15 दिन में हो जाना चाहिए और 30 दिन में ये ऑडिट रिपोर्ट बंद हो जाना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फॉर KYC डेस्क ऑफिसर शुड बी डेजिग्नेटेड फॉर कंप्लायंस बाय आरईज। रेगुलेटेड एंटिटीज को आरईज कहते हैं। पहले बैंक्स लिखते थे, लेकिन अभी क्या है, रेगुलेटेड एंटिटीज कहा जाता है। क्यों रेगुलेटेड एंटिटीज कहा जाता है? जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई रेगुलेटर है, तो आरबीआई से जो जो रेगुलेटेड होंगे ना उनको आरईज कहेंगे। सेबी है, सेबी अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, तो वहां से जो जो रेगुलेट होंगे उनको आरईज, इसलिए रेगुलेटेड एंटिटीज कहते हैं।
सुमित जी ने प्रिंसिपल ऑफिसर लिख रहे हैं। मोनालिसा जी, ये सवाल क्या आया था? आप एग्जाम देने गए थे, बताइए जरा, ये ऐसे ही क्या सवाल था? ऑप्शन क्या क्या थे? सर क्वेश्चन ऐसा था, पर नॉमिनेटेड बाय रेगुलेटर एंटिटीज आया था। कौन से ऑफिसर जो नॉमिनेट होते हैं उनको, उस ऑफिसर को क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, नॉमिनेशन ऑफिसर, ऐसा कुछ कुछ था सर। तो प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सर केवाईसी में नोडल ऑफिसर भी एक ऑप्शन था, तो नोडल प्रिंसिपल। ऑफिसर गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिसर एकदम सही आंसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर। तो सिर्फ नोडल ऑफिसर लिखे होंगे तो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिसर दिया है, केवाईसी के रूल में क्लियरली दिया है कि केवाईसी को मॉनिटर करने के लिए बैंक में एक प्रिंसिपल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए, जो पूरे कंप्लायंस की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि केवाईसी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म है, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के रूल नंबर 59 और बहुत सारे उसमें सेक्शन लगते हैं, और ये केस किसी भी समय आपको समन्स जारी होते हैं। मैं खुद समन्स में जाता हूँ ऐसे रेगुलेटेड जो अथॉरिटी हैं उनके पास, तो मुझे पता रहता है कि कैसे कैसे चीज़ें वो पूछते हैं। और इसमें एकदम टाइम 4 बजे बुलाया तो 4 बजे जाना है ना? तो अब तो ये ऐसा हो गया कि अब तो जो समन्स बुलाते हैं उनसे दोस्ती हो गई है, तो नहीं जाने से भी सब चीज़ें सबमिट हो जाती है। लेकिन समन्स है, टाइम से जाना है, नहीं तो खड़े करा देंगे वहाँ पर, है ना? तो जो लोकल नोडल ऑफिसर होंगे उनको बुलाते हैं। तो केवाईसी के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं, हेड ऑफिस में किसी को नियुक्त किया जाता है सारे चीज़ों के लिए, ये जवाबदेही होती है। ये सवाल जरा पढ़िए नेहा जी, क्या लिखा है सवाल देखिए जरा। If Mudra loan is rupees 9 lakh, then what will be financial? Then what will be financed in which category? हाँ, मुद्रा लोन मतलब ये बार बार याद दिलाता है आपको कि आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे उसके बाद मुद्रा लोन जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक आसान लोन है, और जिसके वित्त पोषण से आप जिस जगह में काम करते हैं उस जगह में एक व्यक्ति के पास रोजगार आ जाता है, और वो आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ने लगता है अगर ईमानदारी से काम करे तो मुद्रा लोन अगर 9 लाख रुपए है तो कौन सी कैटेगरी में इसको फाइनेंस किया जाएगा, ये कहा गया है। मुद्रा लोन के 3 भाई हैं, एक है शिशु कैटेगरी, एक है किशोर कैटेगरी, एक है तरुण कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? तरुण। तरुण कैटेगरी में आएगा। तो तरुण कैटेगरी में आएगा, तो आप लोग इसको सही किए होंगे। नॉर्मली जो है पिछले आरएमजीबी में भी देखा होगा, उसमें क्या बोला था, 2 कैटेगरी का नाम दिया था, तीसरा कैटेगरी का नाम बताइए। तो शिशु और तरुण दिया था, किशोर का नाम लिखना था। ये मतलब मैंडेटरी है कि एक सवाल इसमें से आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इंश्योरेंस फैसिलिटी इंगेज फॉर बीसी कैश रिटेंशन एंड कैश ट्रांजिट। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो व्यवसाय करने के लिए, लेन देन करने के लिए पैसा ले जाते हैं, और कुछ पैसा ओवरनाइट रखते हैं। कैश ट्रांजेक्शन ट्रांजिट और कैश रिटेंशन के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी किसके साथ इंगेज किया गया है? कोई साथी जानते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी पॉलिसी नहीं है। हाँ जी, कोई मोनालिसा जी पढ़ा है आपने, या नेहा जी, या सीआरजीबी से और कौन है, फूलचंद्र जी? कोई साथी जो है इसको पढ़े हैं कि आपके कैश जो ट्रांजिट होता है, कैश रिटेंशन होता है, उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसका टाई अप किसके साथ किया गया है? अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, और जो दूसरे बैंक के साथी हैं वो जरूर देख लेंगे कि उनके इंश्योरेंस के पार्टनर कौन है, मतलब कौन कौन से पार्टनर्स हैं। आप अपने बैंक के इंश्योरेंस के एमओयू जिनके साथ हुए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, इसका मतलब कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सर ये टाई अप का नहीं पूछा था, इसमें शायद ऐसे पूछा था अमाउंट कि पूछा था। नहीं सर, कि उसको उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, अगर बीसी अपने मेंबर के लिए और कैश रिटेंशन ये सब के लिए इंश्योरेंस लेता है तो उस स्कीम को क्या बोलते हैं, ऐसा था। तो उसमें कीमैन इंश्योरेंस था एक आंसर, मेरे ख्याल से शायद वो सही होगा। मैं भी ये पॉलिसी में नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन आंसर शायद कीमैन इंश्योरेंस मतलब वही मेंबर्स लोग के लिए जो किया जाता है वैसा कुछ था। अच्छा, कौन से तो मेंबर हैं उस उनके स्कीम पास? को क्या बोलते हैं? किस मेंबर के लिए? आपने सर सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट के जो और उसके काम करने के लिए और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए इंश्योरेंस लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस स्कीम को अच्छा क्या बोलेंगे, ऐसा जी, था। कि उनके यहाँ जो और रहते हैं वो
कहीं जाएंगे और उनको हाँ एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो कवरेज हाँ हाँ रहेगी हाँ, ना वैसा ही एक्सीडेंट था। की। तो उन सब के लिए जो वो इंश्योरेंस लेता है बीसी, उसको क्या बोलेंगे? कौन सा स्कीम, उसको क्या बोलते? तो उसमें फिडेलिटी इंश्योरेंस था, हम्म, कीमैन इंश्योरेंस था, और ऑप्शन तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये दो ऑप्शन याद है, ऐसे ही था सर। तो एक बार पॉलिसी में देखिएगा, या आपके जो रूरल डेवलपमेंट विभाग है उनसे एक बार पूछिएगा, और अगर कल जवाब मिल जाता है तो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, है ना। क्योंकि ये आपके किसी सर्कुलर में आया होगा, और आपके प्रियरिटी सेक्टर जो देखते होंगे रूरल एंड डेवलपमेंट, उनके पास आया होगा कि इंश्योरेंस फैसिलिटी है, उसमें कवरेज भी लिखा होगा और उसका नाम भी क्या दिया होगा, वो देख लीजिएगा। अभी हम चूंकि हमारे पास नहीं है तो इसलिए नहीं बता पाएंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बीसी पोस्टर इन रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज वेयर टू बी डिस्प्ले, ये कैसा सवाल आया था मोनालिसा जी? ये जरा बताइए, जरा ये कैसा सवाल था? जी सर, क्वेश्चन तो ऐसे ही था कि जो रीजनल लैंग्वेज में जो रहता है वो कहाँ डिस्प्ले करना रहता है, ब्रांच में या जो सीएसपी पॉइंट होता है वहां पे, पॉइंट ऑफ सेल में। ऐसे क्वेश्चन था सर आप। तो ब्रांच में ही डिस्प्ले करना होता है ये तो, क्योंकि कस्टमर आएगा ब्रांच में देखेगा, है ना। बीसी जी। पोस्टर जो है और रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज में ब्रांच में करेंगे, तभी तो ब्रांच में उनका नंबर लिखा रहेगा, तो जो कस्टमर ब्रांच आ रहा है वो उनको देख के जान पाएगा। और फिर ब्रांच नहीं आएगा, वो क्या करेगा, उस जगह में जहाँ पर बीसी बैठता है वहाँ पर जाएगा। तो ये ब्रांच में ही होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द गवर्नमेंट एलोकेशन फॉर द पीएम विश्वकर्मा योजना? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना का एलोकेशन किया गया था? क्या क्या ऑप्शन थे यहाँ पर, बताइए तो। 15,000, 25,000, 13,000 और 20,000, ऐसा कुछ था सर। अच्छा, तो आपने क्या टिक किया है इसमें? 13,000 लिखे हैं सर। ओके, 13,000 करोड़ का एक बजट एलोकेशन किया है। भारत सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी योजना जो है, उसके लिए लाभ प्रदान करने के लिए, जो गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देता है, विभिन्न प्रकार के जो कला कौशल से भरे हुए स्किल्स हैं उनको ट्रेनिंग और नए लोगों को सक्सेशन मिल पाए, उसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना जो है शुरू किया गया। और पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ का एक बजट लेआउट रखा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो 1 फरवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में जो लाभार्थी हैं उनको एक टूल किट खरीदने के लिए भी कुछ रुपए दिए जाते हैं। कितना रुपए दिए जाते हैं टूल किट खरीदने के लिए मोनालिसा? 1500। 1500 नहीं, वो गलती हो गया मेरे को वो पढ़ाने में, उस समय क्या है, 15,000 है सर। 15,000 है। जब वो मैं पढ़ा रहा था ना, वो ठीक से लॉन्च भी नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट हुआ था लाल किले से, और मैं पढ़ा दिया था। वहाँ 1500 लिखा गया, एक्चुअल में 15,000 की राशि है टूल किट खरीदने के लिए। और एक राशि दी जाती है, नेहा जी बताइए, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन कितना राशि दी जाती है? 500 सर। 500 रुपया सर। 500 रुपये दी जाती है ना। तो जो वीडियो में 1500 दिया है उसको सुधार लीजिए। टूल किट खरीदने के लिए 15,000। और इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग में प्रतिदिन के जो 500 रुपये की राशि दी जाती है। साथ ही साथ पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, दूसरे चरण में 2 लाख का लोन दिया जाता है, और फिर उसके टोटल जो लोन होता है वो 3 लाख रुपए का लोन होता है। और इसमें लोकल जो कला कौशल है उनको 140 से भी ज़्यादा जातियों को जो है लाभ देने के लिए बनाया गया है। और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय को इसमें जो है उभारा गया है, और उनको लोन देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए इसको पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मेंबर ऑफ एसएचजी अंडर एनआरएलएम, एसएचजी में कितने मेंबर होते हैं नेहा जी, कितने मेंबर होते हैं एसएचजी में? 10 से 20 सर। 10 से 20। और डिफिकल्ट एरिया की बात करें तो कितने होंगे? डिफिकल्ट एरिया मान लीजिए हिली 5 से 10। 5 से 10। 5 से 10 की, पाँच और से बीस 5 से 20 हो सकता है ना। ठीक है, वहां पर हिली एरिया है, कम से कम 5 लोग आए तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ज्यादा 20 लोग हो गए तो भी ग्रुप बन जाएगा। 5 से 20 ये सही आंसर है, बहुत बढ़िया। हालांकि वो 5 से 20 वाला बहुत कम पूछा है, ज्यादातर यही 10 से 20 पूछता है,
हिल एरिया का अगर जिक्र किए तो फिर 5 से 20 हो जाएगा। इफ नॉमिनेशन इज डन इन अकाउंट देन इट कैन बी डिस्प्लेड इन पासबुक एज। अगर किसी खाते में नॉमिनेशन दर्ज किया गया है तो पासबुक में कैसा दर्शाया जाएगा? क्या क्या लिखा जाएगा पासबुक में? नेहा। नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। हाँ मोनालिसा जी, क्या लिखा जाएगा? नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। रजिस्टर। ऐसा आप लिखना क्यों, क्यों ऐसा लिखना चाहिए? ताकि जब कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसी बात हुई तो उनके जो घर में वो पासबुक दिखेगा तो वहाँ पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड दिख जाएगा, तो उनको पेमेंट लेने में सुविधा होगी। तो जितने भी इंडिविजुअल खाते हैं उनमें नॉमिनेशन मैंडेटरी होता है। अगर नॉमिनेशन हम मैंडेटरी इसलिए करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति जीते जी ये बता के जाता है कि मेरे मृत्यु के बाद ये पैसा फला आदमी को दे के बैंक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा, भार मुक्त हो जाएगा। तो अगर नॉमिनेशन नहीं कर रहा है तो उसका रिफ्यूजल होना चाहिए, अदरवाइज नॉमिनेशन मैंडेटरी किया गया है। और नॉमिनेशन केवल इंडिविजुअल खाते में होते हैं। तो नॉमिनेशन से दो सवाल पूछे गए हैं आपके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन इन केस ऑफ चेक पेमेंट? चेक पेमेंट में मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है ऐसा पूछा था, या ऑर्डर टू बियरर। क्या पूछा था बताइए तो मनीष जी। ये नहीं मालूम सर, मैं तो ऐसे जीबी से हूँ। अच्छा, आप ऐसे जीबी से हैं तो ये ध्यान पूर्वक देखिए, ये सारे सवाल आपका जब एग्जामिनेशन होगा ना तो हम डिस्कस करेंगे। यही सवाल ठीक। आएगा इनमें से 50% सवाल आ जाएंगे आपके। तो ये तो हम ऑर्डर टू बियरर होगा ना सर? ऑर्डर टू देखिए, बियरर, ऑर्डर टू बियरर हो गया तो अल्ट्रेशन हो गया जो। बीरियर टू ऑर्डर शुरू होगा। हाँ, बियरर टू ऑर्डर है तो अल्ट्रेशन नहीं है। देखिए। सर हाँ बोलिए सर बोलिए। सर ये जो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन जो बता रहे थे सर, वो विश्वकर्मा योजना का, तो हम्म। टूल्स खरीदने के लिए सर मेरे सर्कुलर में भी सर 1500 का ही दिया है सर। गलत है। 15,000 नहीं है सर। तो 1500 में क्या टूल किट आएगा? नहीं आएगा ना। टूल किट 15,000 है, उसको मैं सुधार। सर मैं सर उसको भेज दूंगा सर आज। आप अपना मेरा सर्कुलर है, एजीबी का सर्कुलर है सर, मैं मेरे यहाँ भी चल रहा है। ठीक है। तो हम्म। टूल किट के लिए जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, सरकार हम्म। ने इस योजना के तहत, उसकी राशि है 15,000 रुपये। ठीक है। अच्छा। बट उसमें आपके में कैसे 1500 लिखा है एक बार देख लेंगे हम, उसको भी भेज दीजिएगा। जी बाकी टूल किट के लिए 15,000 का प्रावधान सरकार ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये देख लीजिए कि जो सभी समुदाय के जाति के लोग कामकाज, सबके पास एग्रीकल्चर। फिर लाइट चली गई क्या? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, ओके। तो जो लोग हैं उनको रोजगार शुरू करना है, खुद को कम ब्याज दर दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, इसीलिए बजट आउटलेट दिया है। इसमें ब्याज दर कितना है मोनालिसा जी बता दीजिए, पीएम विश्वकर्मा में? 13% है, 13% है सर। 5% ब्याज दर पाँच होगा परसेंट और आठ इंटरेस्ट परसेंट कमीशन 8% होता है हाँ सर, आठ गवर्नमेंट परसेंट देगी 8%। हाँ, इफेक्टिव रेट जो इंटरेस्ट है सिर्फ 5%। बढ़िया। तो जो 8% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा उसको सरकार देता है, और किससे देगा? अभी जो मोनालिसा जी ने बताया ना 13,000 करोड़ का आउटले रखा है ना, उससे देता है बजट, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सदन जी, क्लियर हो गया? सर ओके, टूल किट का जो है वो 15,000 है। आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे भेजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, मैं और अभी तुरंत भेजूंगा सर, वीडियो और जो ही किसी आपको भेजूंगा सर। हाँ, जो अल्ट्रेशन, मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा वो बियरर टू ऑर्डर। बियरर चेक मतलब धारक जिसके पास जो पकड़ा है उसको पेमेंट हो जाएगा। आप उसको अगर ऑर्डर कर दिए तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर किसी चेक में डेट नहीं डला हुआ है, डेट कोई भर देता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर किसी चेक में पेई का नाम नहीं लिखा है तो वो पेई का नाम लिख देते तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डर्ड चेक है और उसको बियरर कर देता है तो फिर वो मटेरियल अल्ट्रेशन होगा। अगर कोई सिंपल चेक है और उसको अकाउंट पे ही कर देता है तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक अकाउंट पे ही चेक को बियरर चेक बना देता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन होगा। तो इसी तरह का सवाल आप बार बार पूछता है आपका, जो है फंडामेंटल क्लियर होगा तो आप कैसे भी घुमा के पूछे सही कर लेंगे।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट कैन बी सैंक्शन बाय ब्रांच मैनेजर अगेंस्ट स्टाफ टीडीआर। ये सवाल कैसा आया था नेहा जी, ये देखे थे क्या, इसका आंसर क्या है कि स्टाफ यस सर, 75 लाख है उसका आंसर। 25 लाख है? 25 लाख तो ऑप्शन था क्या वहां पर? क्या सर था? इसका आंसर मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन यहाँ आज बीएम सर से पूछी हूँ, बीएम सर यही बता रहे थे कि एक बार सेवेंटी सर्कुलर फाइव लाख को सर्कुलर में तो दिखा है 75 लाख का है। अच्छा, मतलब स्टाफ के टीडीआर में टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेना है तो उसकी लिमिट 75, इतना तो नहीं होगा, इतना नहीं होता है। एक बार आप सर्कुलर एक बार देख लीजिएगा। क्या क्या ऑप्शन थे, कोई साथी को याद आ रहा है? चंद्रलाल मीना जी, कुछ याद आ रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन थे? मोनालिसा जी, ऑप्शन याद आ रहा है कुछ? सर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे था सर। तो 2 लाख होगा, अधिक से अधिक 2.5 लाख होगा, इसको थोड़ा डाउट पे रखिए क्योंकि आपका सर्कुलर मिला नहीं कुछ भी। तो ये यही सवाल है, जो 4-5 सवाल हैं जो थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, तो नए टाइप के हैं और सर्कुलर ना होने की वजह से हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के हमारे साथी हैं, जरा इन सवालों पे ध्यान करिएगा और इस तरह के जो पॉलिसी है उनको इकट्ठा करिए और या तो खुद पढ़ लीजिए या मुझे दे दीजिए, तो मैं उनको ठीक तरीके से पढ़ के आपके सामने समझा दूंगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर पोर्टल, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को ये कहा गया है, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आप सभी साथी सही किए होंगे। इसको बोलते हैं जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण कहते हैं, है ना? वो जो पोर्टल है या वेबसाइट है उसको जीवन प्रमाण कहते हैं। इसके माध्यम से कोई भी पेंशन धारक जो है घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है और दूसरों का भी वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकता है। ये आधार से इनेबल होता है, दो होते हैं, एक फेस ऑथेंटिकेशन ऐप होता है और एक जीवन प्रमाण ऐप होता है। दोनों ऐप का इस्तेमाल करते हुए पहले कोई पेंशनर जो है अपने आधार से लॉगिन करेगा ओटीपी बेस्ड, फिर उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन करेगा, फिर वो एथराइजर बन जाएगा और दूसरे का भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। आप भी एज ए बैंकर जो है इसमें ऐप के माध्यम से आप दूसरे किसी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आप लोग अभी कैंपेन में किए होंगे नवंबर महीने में, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये कैंपेन चला था और उनका लक्ष्य रखा गया था 75 लाख पेंशनरों को और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से जीवन प्रमाण जो है सबमिट किया जाए ताकि उनका किसी भी कारण से पेंशन न रुके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ व्हिच बिल्स, ऐसा कौन सा बिल है जिसके भुगतान करने के लिए ग्रेस अवधि दी जाती है? ये तो आप पॉपुलर सीरीज का सवाल है, रिकॉल क्वेश्चन में आता ही होगा। उसको बोलते हैं यूजांस बिल। एक होता है डिमांड बिल, एक होता है टर्म बिल या यूजांस बिल। तो यूजांस बिल में ग्रेस पीरियड दिया जाता है। कितने दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है? 3 दिन का होता है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट शुड बी डन विथ काउंटरफिट नोट इफ डिटेक्टेड ऑन द काउंटर, अगर किसी बैंक के काउंटर में आप काम कर रहे हैं और आपके पास एक नकली नोट आ जाता है, फेक नोट आ जाता है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही सवाल था मोनालिसा जी की कुछ और सवाल था? जी सर, एग्जैक्ट ऐसे ही था सवाल। क्या क्या थे ऑप्शन। ऑप्शन, क्या क्या थे? हाँ ऑप्शन, अच्छा मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी, फिर से लाइट चलेगी। सर वो हेलो। हाँ जी, बताइए। सर ये मैं ललन कुमार बोल रहा हूँ सर। नमस्ते हाँ सर। ललन जी नमस्ते, बताइए क्या था इसका? सर ये इस तरीके से था क्वेश्चन कि अगर ब्रांच को मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ तो ब्रांच को किसी टेंडर से जो मतलब कैश सप्लाई करते हैं उनसे अगर वो नोट प्राप्त होता है काउंटर पे तो हम्म। उसको क्या किया जाएगा। तो क्या वो टेंडर को वापस कर दिया जाएगा या फिर उसको रख लिया जाएगा या फिर मतलब उसको इम्पाउंडेड किया जाएगा, इस तरीके से कुछ था सर वो। तो क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? इस तरीके से था मेरे को अच्छा, जो रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। तो
ऐसे सवालों का जवाब लीजिएगा, उसको हम जब्त किया जाएगा, इम्पाउंडेड किया जाएगा, है ना। तो फेक काउंटरफिट करेंसी नोट को इम्पाउंड किया जाता है मिलने पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रेट फॉर सीसीटीवी कैमरा। ये जो है उसका डेप्रिसिएशन रेट क्या है। तो इसका भी आपके हमको पॉलिसी नहीं मिला, ये भी नया है। वैसे डेप्रिसिएशन का सवाल पूछता था कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि क्या, लेकिन यहाँ पर अलग टाइप का सवाल पूछा, डिप्रिसिएशन का रेट पूछा। सीसीटीवी कैमरा अगर ये इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो इसका भी पॉलिसी हमको मिला नहीं। नॉर्मली ये 10%, 12%, 15% ऐसे कुछ होता है, 15% मैक्सिमम होता है, लेकिन आपके पॉलिसी में देखना पड़ेगा कि कितना है। जैसे कि हमारे सुमित जी बता रहे हैं 12.5%। सुमित जी आप कौन से बैंक से हैं। तो ग्रामीण बैंक से। ग्रामीण बैंक कौन सा है अपना, सीआरजीबी है। सुमित जी सीआरजीबी से हैं। अच्छा, तो ये 12.5 भी ऑप्शन में था। अब इसके लिए हमको एक बार ये भले से इससे में हम लोग को ईयर बुक में दी सर, पीछे बैक साइड में मेंशन। अच्छा, तो आपके जो ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है, स्टेट बैंक है क्या। स्टेट बैंक। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है 12.5%, कहीं आपने देखा है। 100%। तो मैं सही पढ़ा है, हूँ तो पढ़े हैं तो बहुत सही बात है। एक बार सर। स्क्रीन दो शेयर। क्वेश्चन एक्चुअली, दो क्वेश्चन बताना था सर। एक्चुअली वो जो आप मॉर्गेज वाला बोले थे ना सर, मतलब सिक्योरिटी के अगेंस्ट से जब आप रिटर्न करना कितने 15 दिन के अंदर करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि कंपनसेट कितने दिन बाद करना है, तो हम लोग का सर्कुलर से 30 दिन बाद 5,000 देने की बात करते हैं सर, जो अभी आया है सर सर्कुलर सिक्योरिटी। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर हम लोग का कि एक क्वेश्चन और था जिसमें 5,000 का था। और सर एक और क्वेश्चन था जिसमें अभी ध्यान नहीं आ रहा सर, मैं रिकॉल करके आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन और था जो बताना था आपको। व्हाट्सअप कर दीजिएगा नहीं तो, है ना। जी ओके। सर, आपको बता दूं। चलिए, तो ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे साथी ने 12.5 है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, 12.5 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखा नहीं। नॉर्मली बैंकों में ये 15% भी डेप्रिसिएशन करते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ फ्रॉड इज एबव ₹3 करोड़ एंड स्टाफ इज इन्वॉल्व, देन इट शुड बी रिपोर्टेड टू व्हिच एजेंसी। तो एक फ्रॉड हो गया, फ्रॉड में अमाउंट जो है 3 करोड़ से ज़्यादा है, तो 3 करोड़ से ज़्यादा है तो किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, नेहा जी, नेहा सर जी। ऑफिंग स्विंग हम लोग में 3 से 15 करोड़ के बीच में है सर, यदि स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, उसमें ये क्वेश्चन था अच्छा, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पूछा था। सर। जी सर, क्वेश्चन था स्टाफ इन्वॉल्वमेंट नॉट एविडेंट, ऐसा लिखा था सर। अच्छा, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अब तो फिर वो ईओडब्ल्यू को आता है ना। इकोनॉमिक स्विंग्स को जाता है सीबीआई। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को जाता है। और स्टाफ इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई को जाता है, 3 करोड़ से ऊपर का है तो ये 3 करोड़ से ऊपर का पूछा था कि कोई कुछ और चीज बताया था। नहीं सर, यही था सर, 3 करोड़ से ऊपर एक्चुअली वो अमाउंट दिया था यही 17-18 एक करोड़ से ऊपर। में था। मगर अच्छा, ये था कि 3 करोड़ से ऊपर था सर। चलिए ठीक है। तो 3 करोड़ से ऊपर है तो सीबीआई को रिपोर्ट करते हैं, 3 करोड़ से नीचे है तो लोकल पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। जब 3 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो कंडीशन बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई को रिपोर्ट करते हैं। और अगर 3 करोड़ से ऊपर है और स्टाफ शामिल है तो सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो को देंगे। और अगर 3 करोड़ से ऊपर है और स्टाफ शामिल नहीं है तो ईओडब्ल्यू को देंगे। और अगर वो 25 करोड़ तक है, 25 करोड़ से ऊपर है, तो उसको कहाँ देंगे, 25 करोड़ से ऊपर है तो उसको देंगे बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई देंगे। और 50 करोड़ से ऊपर है तो वो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जाता है। एक बार फ्रॉड वाले जॉइंट को डायरेक्टर। देख लीजिएगा, है ना। और एक और पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता था कि कैश शॉर्टेज कितने से ज़्यादा होगा तो वो फ्रॉड कहलाएगा। तो कितने रुपए से ज़्यादा अगर कैश शॉर्टेज होगा तो
वो होगा 10,000। 10,000। 10,000, बाकी और कंडीशन भी है उसका, लेकिन नॉर्मली ये 10,000 वाला पूछता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये सवाल पूछा था, इफ नॉन पर्सनल अकाउंट इज क्लोज बिफोर 12 मंथ देन द चार्जेस विल बी। ये थोड़ा समझाइए जरा मोनालिसा जी, क्या सवाल आया था ये। सर ऐसे ही था सर कि नॉन पर्सनल अकाउंट अगर खोलते हैं 12 साल के 12 महीने के अंदर उसको क्लोज करने पे क्या पेनल्टी लगती है, चार्ज कितना लगता ओके, क्या क्या ऑप्शन थे आपके। है? 1,000, 1100, 800, 700, 1,500। अच्छा, तो कितना रुपए का चार्जेस है आपके यहाँ देखे आपने पॉलिसी में। 1,100 है सर, 1,100। 100 है। 11,1100। तो 1,100 रुपये है। तो 1,100, 2,100 ऐसे है ना, एकदम शुभ शुभ रुपये रखा हुआ है कि 12 महीने से पहले क्लोज किया तो 1,100 रुपये का आपको जो है दंड दिया जाएगा। ये मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, 1,100 रुपये आप लिख लीजिएगा। तो ये 50 क्वेश्चन मिल पाए हैं, अभी भी 10 क्वेश्चन मिसिंग है। अगर किसी साथी को 10 क्वेश्चन याद आ जाए जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा, तो आप लोग भेज दीजिएगा, तो ताकि आने जो दूसरे बैंक के हमारे साथी हैं उनको काम आ जाएगा। और जो है वो तैयारी करेंगे। आज के सेशन में 50 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, अभी भी 10 क्वेश्चन मिसिंग है। तो आप लोग ये दोनों वीडियो के पीडीएफ में डाउनलोड कर लूँगा, देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको ज़रूर व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, तो हम उसको ऐड कर लेंगे और उसमें अपडेट कर देंगे। तो जो है ज़िंदगी जो है एक जगह चलना ज़रूरी है, कि बोलते हैं ना ज़िंदगी एक भोर है, रोज़ सूरज की तरह निकलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, रोज़ सूरज की तरह निकलते रहिए। एक पाँव ठहरोगे तो रुक जाओगे। जितना भी दर्द मिले खुद संभलते रहिए। एक पाँव ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, चलते रहिए चलते रहिए। तो जिंदगी चलते रहने का नाम है। रोज भले ही पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम डेली पढ़ेंगे, यही कहने का उद्देश्य है। आप सभी साथियों को कैसा लगा आज का सेशन। और जब हम इसलिए साथियों से बात करते हैं क्योंकि उन लोग जो हैं ऑलरेडी जो है एग्जाम में जाते हैं, सवाल देखे हैं, तो चर्चा करने पर उनको याद आ जाता है। इसके अलावा कोई सवाल ऐसे याद आ रहा है क्या मोनालिसा जी, जो 10 सवाल छूटे हैं, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ आपको चर्चा करते जी हुए। सर, एक क्वेश्चन और था कि क्रॉस चेक हुआ होगा तो अ, उसको इलेक्ट्रॉन डिजिटली नहीं प्रेजेंट कर सकते, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन था। उसमें एक और ऑप्शन था कि काउंटर आउटले पे, ब्रांच के आउटले पे सीधा नहीं दे सकते, ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जो ई वेस्ट में पे क्वेश्चन था, दो वो क्या था ई वेस्ट पे। सर पहला क्वेश्चन ईवीएस से ये था कि सर ये एक सर हम लोग की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का भी आया था, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी किससे रिलेटेड है, ये भी एक था। अच्छा, दो तो क्वेश्चन ई वेस्ट से आया था। एक अभी मोनालिसा जी ने कुछ चेक का हाँ, बताया, ई वेस्ट से भी आया था सर। और एक आप प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से पूछ रहे हैं सर कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बीड जो निकालना होता है वो कितने रुपए का निकालना होता है, वो 25,000 का है। नहीं, कितने रुपए का नहीं सर, वो था कि उसमें था कि किससे रिलेटेड है, ऐसे कुछ था उसमें, कुछ वर्ड का ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से, जैसे इन ऑप्शन। इनफ्लेमेबल हाँ, ई गुड और वेस्ट में सर्विसेज भी तक ऑप्शन का। था, ई वेस्ट था, और कुछ कुछ ऑप्शन थे उसमें सर। अच्छा, ओके, ठीक है। और 4 सवाल हो गए। और कोई सवाल जो आपको केवाईसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था। डोरमेंट डोरमेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था, या इन ऑपरेटिव अकाउंट। नहीं नहीं सर, नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट बिजनेस कमीशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था। नो सर। गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था। नहीं। अच्छा, चार्जेज ऑन सिक्योरिटी से जुड़ा कोई सवाल आया था, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, मॉर्गेज, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था। नहीं आया था सर। अच्छा, और आपका राइट ऑफ ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ बैंकर से कोई सवाल आया था, जिसमें राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सेटअप, नो सर, ये सब नहीं आया था। सर एक और क्वेश्चन ना ऐसा था कि
पॉलिसी से रिलेटेड कि ब्रांच के मैनेजमेंट के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए कौन से पॉलिसी हाँ बैंक बनाती है, हाँ, ये डिपॉजिट आ गया। पॉलिसी और भी चार कस्टमर ऑप्शन थे सर्विस उसमें पॉलिसी आते। बनाती है। और क्या 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 ऑप्शन था? कस्टमर सर्विस पॉलिसी नहीं, नहीं था उसमें, ऐसा लग रहा था कि नहीं। उसमें था डिपॉजिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी हम्म। और वो विसिल ब्लोअर कस्टमर पॉलिसी, पॉलिसी भी था। और दो था अलग अलग। कस्टमर सर्विस पॉलिसी भी था सर उसमें। तो कस्टमर सर्विस पॉलिसी सही होगा। तो हम्म। टोटल 6 सवाल हो गए, 4 सवाल और बच रहा है। और किसी से आया था? और मॉर्गेज वगैरह से कुछ नहीं आया था ना? नहीं और सर। और कोई टॉपिक से याद आ रहा है आपको? 2-4 सवाल और छूट रहा है आपका। हम्म। इंटरनल लोन स्कीम से कोई सवाल आया था आपके बैंक के? या ओटीएस सेटलमेंट से कोई सवाल आया था नेहा जी? सर कूलिंग पीरियड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सर, एग्री में हाँ कितना वो आप बता चुके हैं। हाँ, वो पहले भाग में डिस्कस कर लिए थे, वो कूलिंग पीरियड है ना, थ्री सर मंथ्स जो ये बोले थे 3 मंथ्स का। वो पॉलिसी कस्टमर, हाँ सर वो तो किया था मैंने अटेम्प्ट। हम्म। इसमें ये मैडम बोली कस्टमर सर्विस पॉलिसी सर ऑप्शन में नहीं था, 100% मेरे को याद है। एक्चुअली ये नहीं हमारे सर, उसमें नहीं है। था, इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो रहा था उस क्वेश्चन में। ये एक्चुअली उसमें देखा था सर, हम लोग के रेंटल पॉलिसी आई है करके, मतलब किराया भवन के लिए किस तरीके से, उसमें ये है सर, एक वर्ड था कि मतलब इंग्लिश से था करके, तब मैं उसमें देखा भी हूँ सर, सर्कुलर में अच्छा। ऊपर साइड में लिखा भी है सर सर उसको। फिडिलिटी पॉलिसी करके कुछ ऐसा रहता हाँ है क्या? ऐसे कुछ ये- था सर, फिडिलिटी पॉलिसी ऐसे कुछ अलग सा था। अच्छा। वो हमारे उसमें है सर, रेंटल पॉलिसी में मेंशन है करके। ओके। और तो वो उससे सवाल आया था। ठीक है, चलिए। तो अब कुछ सवाल, 1-2 सवाल याद नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, उससे आया था क्या? पीएमईजीपी से जुड़ा हुआ कुछ आया था? पीएमईजीपी नोडल एजेंसी वगैरह आया था नेहा जी? नहीं आया था सर नहीं ये। आया था। नहीं आया था सर। चलिए। तो फिर भी काफ़ी सवाल आप लोगों ने बता दिए, लगभग 57 सवाल तो बता दिए। 3 सवाल मिसिंग होगा। 3 सवाल में क्या हो सकता सर है? हाँ सर एक क्वेश्चन आया था, हाँ। एजुकेशन गारंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, क्या था वो? मतलब पर एनम सर कोई एक मतलब वो गारंटी जैसे सीजीटीएस में होती है, सीजी उसके लिए रहता था सर। उसमें एक आंसर है 0.5 ईयरली करके है, तो वो सर्कुलर में मैंने देखा है सर। अच्छा, तो आपकी आवाज़ मतलब क्लियर नहीं आई। नेहा जी गारंटी, बता दीजिए, तो एजुकेशन लोन की गारंटी से जुड़ा हुआ क्या सवाल आया था? हाँ, मोनालिसा जी आपको याद तो आ रहा है? वो हाँ हाँ, नेहा जी बताइए। एजुकेशन लोन के लिए जो गारंटी दिया जाता है उसमें हम्म। फी कितना है, कस्टमर कितना फी पेमेंट करेगा, ऐसा कुछ था। तो एजुकेशन लोन सर में एजुकेशन आंसर लोन की गारंटी देते हैं सर, उसमें कितना फी है ये आया था। 0.50। ईयरली सर। वो तो हो चुका है शायद, आप बता दीजिए। हाँ, चलिए, ठीक है। और उससे आया था सवाल, और कौन से टॉपिक से? 1 मिनट। एक लॉकर का सवाल आया था क्या? कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन में कितना फॉर्म, कौन सा फॉर्म भरा जाता है? नॉमिनेशन कैंसिलेशन फॉर्म। सर वो हिमाचल ग्रामीण बैंक में आया था, हमारा नहीं आया। नहीं आया था सर। हमारे में इनऑपरेटिव लॉकर के संदर्भ में आया था सर, किस आया इनऑपरेटिव था? कब हो जाता जीरो था जीरो वो टू वन 7 में ईयर लॉकर तक। का आया था। नहीं इनऑपरेटिव वाला सर जो आप 7 ईयर बताएं वही है सर। अच्छा, वही बात। ओके, चलिए, जी कोई सर। बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन रहने दीजिए। अब एक शानदार सा यहाँ पर एक कोटेशन स्क्रीन पर है। नेहा जी जरा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। पहले सबका धन्यवाद कर दीजिए, धैर्यपूर्वक इतने लंबे समय तक, देर रात तक सब लोगों ने सेशन अटेंड किया। और ये जो समय दिया है वो उनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी लागत है। और कहीं भी अगर लागत करते हैं तो फिर वो उसका प्रतिफल, उसका परिणाम भी उन्हीं को मिलेगा। तो नेहा जी सबको धन्यवाद कर दीजिए, और फिर उसके बाद ये कोटेशन को पढ़ दीजिए।
थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सब लोगों ने जो भी सवाल बताए वो हम सबके लिए यूजफुल है सर। और सबसे बड़ा साथ सर आपका है। और सर आप जो भी कुछ पढ़ाते हैं सिखाते हैं सर वो बहुत हम लोग के लिए बेनिफिशियल है सर। और सर एग्जाम टाइम में भी एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि एग्जाम टाइम में भी मैं जैसे ही एग्जाम देना जब शुरू की थी ना तो मुझे जो होता है ना सबसे पहले सर आप एक एक बार सर बताए भी थे ये चीज की जब भी आपको कोई सवाल ना आए तो मेरा नाम ले लीजिएगा तो याद आ जाएगा, ऐसा बताया था सर। तो वो चीज मुझे बात वो बात मुझे याद आई आपका। और उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ और पता है सर प्रमोशन होना ना होना ये तो क्या बोलूं उसके लिए, लेकिन मेहनत हम लोगों ने किया है और उसका रिजल्ट मिलेगा। जरूर मिलेगा। और उसके लिए सर आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपके सारे टीम को कि आप लोग सर बहुत सर आपका बहुत सपोर्ट रहता है पढ़ाई में, ये चीज बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि कभी सेशन आगे पीछे होता है तो भी शिकवा शिकायत मत करिएगा। क्योंकि ज़िंदगी बड़ा अद्भुत है, हमारे पास बहुत कम समय होता है। जब भी समय होता है तो थोड़ा सा तन्मयता के साथ जुड़ जाएंगे, सीखते रहेंगे। और मैं थोड़ा लंबे समय में पढ़ने में भरोसा रखता हूँ। 365 डेज पढ़ाता हूँ, एक साल हमारे साथ गुजार कर देखिए। तो ये कोटेशन पढ़ दीजिए नेहा जी, सभी सभी के लिए। ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है जिंदगी में। वाह, ठहरना तो हर कोई चाहता है लेकिन चलना भी जरूरी है ना। तो जब कोई घर बना लेता है ना, तो आपका साथी कोई घर बना लेगा तो आप बोलना कि हमने भी सोचा था कि नेहा कुमारी जी के जैसे घर बना के सुकून में रहे, लेकिन घर की ज़रूरतों ने हमें मुसाफिर बना दिया। मतलब हमने भी सोचा जी था सर। कि उनकी तरह घर बनाकर सुकून में रहें, लेकिन घर की ज़रूरतों ने हमें मुसाफिर बना दिया। अभी कांकेर जाना पड़ेगा, कोंडागांव जाना पड़ेगा। और आपकी पोस्टिंग कहाँ है नेहा जी? सर मेरी पोस्टिंग पिथौरा ब्रांच में। पिथौरा? पिथौरा अरे वाह वाह वाह। रायपुर। हम जी आएंगे आपके यहाँ चाय पीने, अभी आएंगे आपकी तरफ, है ना। सर एकदम आइए। तो जाते हैं तो उड़ीसा तरफ रोड में सामने ही अंदर में है ना, वहाँ पर बस स्टैंड के पास, है ना। हाँ 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 जी सर। चलिए बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। क्योंकि हाँ बसना नाम सुना है ना, बसना का हाँ वहीं हाँ जी सर हमारा जी। हमारे माता पिता वहीं रहते हैं। तो हमको अच्छा उनको देखने के लिए जाना पड़ता है। आएंगे जरूर, ठीक है। जी तो चलिए, हाँ आप जी सर। सभी के बेहतर जीवन, शानदार सफलता और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। ये 50 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं उसके आधार पर आपके मार्क्स आपके सामने होंगे। यकीन मानिए बहुत सारे सवाल गलत भी हुए होंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गलत हुए होंगे वो सभी के गलत होते हैं, कई जानबूझ के भी गलत होता है और कई जो हैं इस तरीके से भी। आप उसको देखिएगा, कंपटीशन है, ये प्रतिस्पर्धा है। बस एक फीडबैक और ले लूंगा आप लोगों से 1 मिनट का, फिर हम सेशन बंद करेंगे। हिंदी का कैसे बनाए थे मोनालिसा जी? हिंदी का आपने अटेंड किया था कि इंग्लिश में? सर इंग्लिश में की थी सर, बहुत इजी आया था। मेरे हिसाब से 40 से 40 क्वेश्चन सही था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हिंदी का नेहा जी? हिंदी भी सर, हिंदी भी आसान थी। कैसा कैसा आया था, थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए हमारे साथियों के लिए। हम्म। सर उसमें तो एक पैसेज आया था, अ, उसमें उसपे उससे रिलेटेड सवाल थे, उसका आंसर देना था। बहुत ही इजी टॉपिक था भूटान के बारे में। भूटान कैसा देश है, वो बहुत फेमस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उसका वहाँ का जो जंगल पहाड़ी एरिया है वो काफी अच्छा है। वहाँ के लोगों का सांस्कृतिक से रिलेशन ये सब बहुत अच्छा है। वहाँ का एयरपोर्ट के बारे में था, वहाँ पे बहुत मतलब अच्छा, इजी मतलब सा था एक उसके बारे एक में। अनसीन पैसेज था, फिर वहीं पढ़ के वहीं हल किया जा सकता है हिंदी को। हाँ हाँ वही वैसा ही था सर। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब हिंदी में अभी काफ़ी कुछ मार्क्स आपके ये होते हैं कि जो हम बेसिक एजुकेशन हिंदी में किए हैं, हिंदी का वहीं पढ़ के वहीं समझ के हमको वहीं जवाब देना होता है। और जो है आपको उसी उसका उत्तर वहीं खोजना होता है। नॉर्मली बैंकिंग का हम ज़्यादातर पढ़ते हैं तो बैंकिंग में जल्दी से हल करके हिंदी में थोड़ा समय दे के पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था
नेहा जी या मोनालिसा जी बता दीजिए, क्योंकि समय कम लगा कि ठीक लगा कि बच गया? ठीक था सर, ना ज्यादा टाइम बचा। मेरे केस में मैं बोलूंगी 10 मिनट मेरे पास थे जो पूरा रिव्यू करने के लिए मिला। बाकी 80 मिनट तक तो मैं सॉल्व कर रही थी आराम से, कोई टाइम वो नहीं था, परफेक्ट था टाइम, ना ज्यादा ना कम, ठीक लगा। 90 मिनट का था तो सही था। ओके, नेहा जी आपके हिसाब से समय कम लगा कि? नहीं सर, वैसा ही था, मैडम जैसा बता रही है मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। बनाते में पूरे करने के बाद सर 5-6 मिनट बचे थे, और फिर उसमें थोड़ा बहुत और देख रही थी वापस फिर से, और इक्वल ही थे सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक तो होता है 100 क्वेश्चन है, आपके बैंकिंग के 60 क्वेश्चन है, हिंदी के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मिला है 90 मिनट। तो 1.5 घंटे के समय में 100 क्वेश्चन हल करना है। तो कई साथियों का और फीडबैक भी आया, उनके लिए समय पर्याप्त था, कई साथी 15-15 मिनट पहले ही कर लिए थे, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने भी कहा। तो इसी तरह का सवाल रहता है। और एग्जामिनेशन से पहले आप इतने सारे सवाल हल किए रहते हैं कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सवाल तो जल्दी खत्म हो गए और सवाल आने चाहिए। लेकिन फिर जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये पता चलता है कई सवाल हमने जानते हुए भी गलत किया है, और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर आपका माइंड सेट इस तरह से होता है कि कई बार आंसर देख के क्वेश्चन नहीं पढ़ता, या क्वेश्चन देख के आंसर नहीं पढ़ता और टिक कर जाता है और कॉन्फिडेंटली रहता है। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ हमारे साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल को पूरा पढ़ना है, और जवाब को भी पूरा पढ़ना है और जवाब देना है। तो सवाल पूरा पढ़ना है और जवाब देंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर भी आप मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे। तो अगर पूरे जो 100 सवाल हैं जिनको 50 नंबर दिए गए हैं, अगर कोई साथी 40 नंबर पाता है तो 100% श्योर एंड सिक्योरिटी अच्छे नंबर जो है अच्छे उसके रैंकिंग में पास हो जाएंगे। 40 नंबर एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर होता है। तो 100 जो क्वेश्चन है वो 50 नंबर के होते हैं। 50 नंबर में 40 नंबर पाते हैं तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से पास होंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं, और अप्राइजल में मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स। तो 20 नंबर में अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, 15 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करनी है। 15 से 20 में अगर आता है तो आपकी ग्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, आपको फिर कोई एकदम अच्छे रैंक में आप पास हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आपके फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलो भाई राधे कृष्णा राधे कृष्णा, प्रेम से बोलो प्यारे राधे कृष्णा। तो बढ़िया तरीके से भगवान की प्रार्थना करके सो जाइए, फिर आपको जो है आगे कल आने वाले दिनों में एक नई ऊर्जा मिलेगी, और नए सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।